हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप मस्त होंगे। आपके अपने चैनल मैथ्स 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल पे हाई स्कूल बालाजी मैथ्स, नाइन्थ बालाजी मैथ्स का A to Z सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। आज हम प्रश्नावली अभ्यास प्रश्न 1.1.2 का 7 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और सभी सवालों को एक एक करके हल करेंगे। बालाजी मैथ का है। देखिए, आइए सवालों को हम हल करते हैं। सवाल है कि दो संख्याओं का एलसीएम 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था, उस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हल लिखते हैं। हल फार्मूला क्या था कि लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी फार्मूले के आधार पे हम सवाल को हल कर रहे हैं। इसमें आपको दे दिया गया है एलसीएम, यानी लासा को हम एलसीएम कहते हैं, डाउट ना हो हिंदी में लासा कहते हैं, यानी लघुत्तम समापवर्तक, और मासा को एचसीएफ कहते हैं। पहली संख्या तो है ही है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि LHCF बराबर 27, LCM बराबर 162। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या 54 है, यानी कि एक संख्या 54 है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस फार्मूले के आधार पे हम लगाएंगे लासा की जगह पे क्या लिखेंगे, यानी कि एलसीएम की जगह पे 162 और एचसीएफ कितना है 27 बराबर पहली संख्या है 54 और दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। ठीक बेटा। तो यहाँ से देखिए ये 54 इधर गुणा में है और इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 162 गुणे 27 बटे 54 बराबर दूसरी संख्या। अब यहाँ से 54 से 162 को भाग दे देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 पचे 15, 16 और 27 को फिर 3 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 81 बराबर दूसरी संख्या या दूसरी संख्या बराबर, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 81। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो सवाल को नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम में 1449 है, एक संख्या 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम 7 नंबर क्वेश्चन जैसा है, उसी प्रकार से हम लगाएंगे, वही फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे दिया है हल, क्या दिया है कि HCF बराबर 23, LCM बराबर 1449 तथा एक संख्या यानी कि पहली संख्या दी गई है, पहली संख्या 162 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार से हम पहले लिख लेंगे। इसके बाद फार्मूला लिखेंगे कि लासा यानी कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक। अब यहाँ से एलसीएम का मान कितना है 1449 बराबर गुणे HCF 23 है और बराबर पहली संख्या आपको है 161 है, 62 नहीं है, 161 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या होगा कि एक गुणा में है और ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1449 गुणे 23 बटे 161। अब 161 से इसमें जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो यहाँ से 161 से 1449 9 बार में कट जाएगा। यदि आपको काटना नहीं आता है तो भाग कर लीजिए।
भाग कर लेंगे, भाग करने को ही काटना कहते हैं, पूरी पूरी कट जाए तो 161 को 9 बार में काटेंगे। 9 एकम 9, 9 छक 54 के 4 और 9 एकम 9 5 14 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे दूसरी संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या। अब यहाँ से 23 और 9 का गुणा कर लीजिए कि 23 9 या कितना हो जाता है, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 207 बराबर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या या दूसरी संख्या बराबर 207। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका रहेगा पैर आंसर। ठीक बेटा, सवाल को नोट करिए, अगली सवाल हम लगाते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, सिद्ध करने वाली चीज़ें, और आपको सिद्ध करना पड़ेगा इसको। तो कैसे सिद्ध करते हैं देखिए, बहुत इजी वे में आपको हम समझाएंगे। आपको पहले वीडियो में हमने बता दिया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक बेटा, जानते हुए भी हम इसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो कह रहा है उसे हमें करना पड़ेगा, सिद्ध करना है। तो यहाँ से हल शुरू करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। ठीक बेटा, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 बराबर P/Q। ठीक बेटा, हम इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि इसके विरोध मानेंगे, इसके बाद इसको सिद्ध करेंगे। अगर जो माना है, अगर हमारी परिकल्पना सही हो जाती है तो परिमेय हो जाएगी, और अगर गलत हो जाएगी ये तो अपरिमेय हो जाएगी। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लिए, और जब इसको मान लिए P/Q के रूप में, तो क्या परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होती है। तो इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया। अब यहाँ से देखिए, P और Q जो होते हैं ये दोनों सह-अभाज्य संख्याएं हैं। P तथा Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। इसी पॉइंट को आपको मन में रखना है, क्योंकि यही मेन है। सह-अभाज्य संख्याएं हैं। सह-अभाज्य क्या होती हैं, जानते हैं आप लोग? सह-अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका गुणनखंड केवल एक हो, मतलब कि वो संख्या केवल एक से कटे, यानी दो संख्याओं का जो HCF आए, मासा आए, वो केवल एक आए। जैसे हम यहाँ पे 3 और 5 का अगर HCF निकालेंगे तो इनका HCF केवल एक ही होगा। क्यों? क्योंकि 3 1 से कटेगा और 5 1 से कटेगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 से 5 से, यानी 3 5 से कट जाए या 5 3 से कट जाए। तो जो संख्या केवल 1 से कटती है उसी को हम केवल क्या कहते हैं, सह-अभाज्य संख्या है। ठीक बेटा, आई होप इतना समझ गए होंगे। तो जब ये सह-अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे, और ये दोनों पूर्णांक भी हैं। अब इसको हम सरल कर लेंगे, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको यानी कि √3 को Q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा √3Q बराबर, इसको बटा 1 मान लीजिए, P 1 कम P, इसका कोना पकड़ के इस तरफ घुमा दीजिए, यानी P बराबर √3Q। फिर इसका क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए बेटा, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर √3Q का स्क्वायर। ठीक, ये पूरे का स्क्वायर रहेगा बेटा। अब यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट को खोल दीजिए तो P स्क्वायर हो ही जाएगा बराबर √3 गुणा, यानी √3Q गुणे √3Q। आप लोगों को पता है कि P स्क्वायर बराबर √3 का गुणा √3 होता है। √3 क्यों आता है? क्योंकि √3 और √3 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 जो होता है वो 3 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है। ठीक है बेटा,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3Q, यानी कि P² बराबर 3Q। यहाँ पे हमको वैल्यू निकल के आई है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 3 है ये P² को विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 जो है P² को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो P² है, P² 3 से विभाजित है और Q भी। तो P भी विभाजित होगा, है ना। देखिए कैसे क्या करते हैं, जो बटा के रूप में हो जाएगी इसका मतलब वो विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 3/3, तो यानी कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी। या हम यहाँ पर देख लीजिए 9 को 3 से विभाजित करेंगे तो 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, या 9 का स्क्वायर होगा तब भी 3 से कट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जो P² है वो 3 से क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है। ठीक बेटा। अब यहाँ से हम मान लेते हैं, माना P बराबर 3m। जब P बराबर 3m मान लेंगे तो यहाँ पे हम P की जगह पे 3m रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m² बराबर 3Q। 3m का जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9, m² बराबर 3 और ये Q। ठीक बेटा। अब यहाँ से इसको हम बटा के रूप में लाएंगे, काट देंगे, तो शेष पार्ट को हम यहाँ हल कर रहे हैं। आपको इस तरह पेपर में नहीं बनाना है, पेपर में आपको सीधी लाइन खींचना है। यहाँ पे देखिए 9m² बराबर 3Q, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 9m² बराबर 3Q लिख रहे हैं। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं कि 9m² बराबर 3Q। अब यहाँ से देखिए अगर आज से Q बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पे जो 3 है वो क्या होगा, यहाँ नीचे चला आएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहीं पर हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9। तो क्या हो जाएगा कि 3m² बराबर Q, या हम यहाँ पे Q बराबर अगर निकालें तो 3m² हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो P था यानी P² 3 से विभाजित हो रहा था और P भी 3 से विभाजित हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए अगर हम 3 को इधर लाएंगे तो Q भी तो 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना। क्या होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा। एक मिनट, कहीं गलती हो गया है क्या? देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे Q और Q का गुणा भी Q² हो जाएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मिस्टेक है, ज़्यादा नहीं है, हो जाता है कभी कभी Q²। ठीक बेटा, यहाँ पे जहाँ जहाँ Q है यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे Q² बराबर क्या हो जाएगा 3m²। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, जब हम 3 को Q के नीचे लाएंगे यानी कि Q भी 3 से कट जा रहा है। तो यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे कि Q² 3 से विभाजित हो रहा है। क्या है, विभाजित हो रहा है, तो Q भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। यानी कि समीकरण 1 में हमने क्या किया, P को 3 से विभाजित किया तो वो भी विभाजित हो गई, और यहाँ पे Q को समीकरण 2 में Q को 3 से विभाजित किया तो ये भी विभाजित हो गई। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब लिखेंगे क्या कि समीकरण 1 व 2 से
हमारी परिकल्पना गलत हो गई है। क्या गलत हो गई है कि यहाँ पे हम जो माने थे कि P और Q सआभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनका जो HCF आना चाहिए वो केवल 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो HCF आ रहा है इन दोनों का HCF 3 आ रहा है, यानी कि P व Q का HCF नॉट इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक, यानी कि 1 के बराबर नहीं आ रहा है। इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, अतः यानी विरोधाभास के नियम से, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा रिवाइज करिएगा, दोबारा देखिए, और जो कुछ समझ में ना आए कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक बेटा, अब हम अगली सवाल को हल करेंगे। इस सवाल को नोट कर लीजिए। ठीक बेटा, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 20,570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार की सवाल हम पहले भी लगा चुके हैं, केवल आपको गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जिससे संख्या को काट रहे हैं वो किसी से ना कटे। ठीक, तो यहाँ से देखिए 20,570 लास्ट में, यानी संख्या के अंत में बताया था कि ये 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो संख्या 2 से सबसे पहले कटेगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 से काट रहे हैं, 2 1 कम 2, और यहाँ पे 0, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएंगे, 1 बचेगा, 17, 2 8 16, 1 बचा, यानी 1 बचा तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये लास्ट में 5 आ गया तो ये संख्या 5 से कटेगी, 100% श्योर है। तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे 2 उतारा तो कम है, 0 बढ़ाएंगे, 8 उतारेंगे, 28, 25, और फिर कितना बचेगा, 3, 5 7 35, 2057 आ गया। अब 2057 देखिए किससे कटेगा, अभी 11 से कटेगा, 11 1 कम 11, 9 बचा, 95 हो गया, 11 8 88, 95 में से जब 88 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 77 हो जाएगा, 11 सदे 77, फिर ये 11 से कटेगा, 11 1 कम 11, 7 बचा, 11 सदे 77, और 17 आया, 17 तो 17 से ही कटेगा, 17 1 कम 17। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। देखिए यहाँ पे इसको हम और अगर मॉडिफाई करें तो 2 गुणे 5 गुणे 11 की पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे 7, यही हो जाएगा आपका आंसर। या तो ये आ रहा होगा या तो ये आ रहा होगा। ठीक बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, समझ गए हो तो सवाल को उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर। ये आपके सामने फिगर देख रहा है, इसमें x, y और z का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इसके बराबर हम इन दोनों को लिखेंगे, तो इसका मतलब इनके और इनके बीच में हम गुणा है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इसी प्रकार से हम जब इसके बराबर इन दोनों को लिखेंगे तो इसका गुणा करेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, यहाँ से x के बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 14 गुणे y, 14 गुणे y, और यहाँ से 14 बराबर z गुणे 7। अब यहीं से हम इसका मान निकाल लेते हैं। 7 इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, 7 को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 14/7 बराबर z, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बराबर z, यानी कि z की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, एक वैल्यू तो ये आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
2। ठीक, जेड की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ से इसमें देखिए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम वाई को इधर लिखेंगे तो वाई बराबर 3 गुणे 5, तो वाई की वैल्यू बराबर आ जाएगी 15। तब हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स बराबर 14 गुणे वाई की वैल्यू कितना आई है 15, तो 14 और 15 का गुणा कर लीजिए तो एक्स बराबर 14 पंचे 70 और 14 एकम 14 और 7 21 210। यही रहा तीनों का मान। एक आंसर ये है, एक आंसर ये आ जाएगा आपका, यानी कि y बराबर 15 और यहाँ पे z बराबर 2 और यहाँ पे x बराबर 210। तीनों को चाहिए तो सीरियल वाइज लिख दीजिए कि 210 और 15 और 2। ठीक, ऐसे मत लिखिए, यही रहेगी। या तो यहाँ पे लिख दीजिए कि x की वैल्यू कितनी आ गई है 210, y की वैल्यू कितनी आई 15 और z की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक, ये रहा आपका क्रमशः आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो इसको नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी बालाजी मैथ के सॉल्यूशन का लाभ उठा सकें। ठीक बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।